हाँ, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या चल रहा है अपना? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन थोड़ी चल रहे थे। क्या बताया होगा कल? कल लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बता दिया। हाँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बताया ना कि एडजस्टेबल नेचर का होता है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा उसका वैल्यू। और जब अप्लाइड फोर्स उसके बराबर हो जाएगा तो जस्ट मूव करने की कंडीशन में होगा। हाँ, बस इतना ही है अभी तो फिलहाल। ठीक है, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं इसका। मान लो काइनेटिक फ्रिक्शन है, हालांकि बाद में थोड़ा फ्रिक्शन और पढ़ेंगे अपन, बाद में फ्रिक्शन और पढ़ेंगे। अभी मतलब ये मान लो थोड़ा थ्योरेटिकल अप्रोच बता रहा हूँ फ्रिक्शन क्या क्या होता है। जब फ्रिक्शन के क्वेश्चन दोबारा करेंगे ना, तो फ्रिक्शन दोबारा पढ़ेंगे अपन एक बार और। समझ में आ रही है चीज? आगे दोबारा है फ्रिक्शन, बस आएगा फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? जब बॉडी चलने लग जाए तभी से दिमाग खराब होता है, नशा होता है, माता पिया करो हमें कौन पढ़ाएगा। क्या कह रहे? क्या बोल रहे हैं? इससे नशा हो गया इसको। तभी से दिमाग खराब होता है, नशा होता है, मत पिया करो हमें कौन पढ़ाएगा। कौन पी रहा है? अच्छा, चाय 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 से। अच्छा, चाय से। अरे अरे अरे। मैं कहा छवि, छवि से कैसे होएगा? चाय से कौन सा नशा होता है भाई? कैसे नशा होता है? फिर ठेके तो बंद हो जाने चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं यार ये? चाय चाय नशे की चीज होती है, तो जो नशे की चीजें हैं वो तो बुरा मान जाएगी ना। 5 रुपए क्यों बिकते फिर वो? 500 की बिकती ना। चाय से नशा होता, बता रहा देख कैसे हो रहा। वही चल रहा है इधर अंदर अंदर। कोई जुगाड़ है तेरा? ऐसे करके ऐसे स्माइल कर रहा है तो यार। वही इस उम्र में मत करना कुछ भी स्टार्ट। निकोटीन आता है, निकोटीन टोबैको में आता है निकोटीन। भाई प्रभु, उसको संभालो कोई। चाय में कुछ और होता है, चाय कॉफी में कैफीन होता है। कैफीन नहीं होता है क्या चाय में भी? डोंट नो। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, जब भी कोई भी मतलब कोई बॉडी मोशन में आएगी तो उसके पास काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और कितना होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। बस ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद एक चीज और आएगी, रोलिंग फ्रिक्शन आएगा। तो जब भी कोई बॉडी रोलिंग करना शुरू करेगी या रोल कर रही होगी, क्योंकि मोशन दो तरीके के होते हैं, एक तो बॉडी ट्रांसलेशन करे, एक पॉइंट से एक पॉइंट पे सीधा जाए, और एक रोल करते हुए जाए। समझ पा रहे हो? अरे एक बॉडी है यहां से, मान लो कुछ भी मान लो, ये ऐसे है, इसको मैं घिसा कैसे लेके जाऊं? फ्रिक्शन नहीं, मैं मोशन की बात कर रहा हूं। घिसा कैसे लेके जाऊं? ट्रांसलेशन। या फिर मानो कि मैं एक ये बॉक्स है, इसको स्लाइड करके यहां लेके आऊं, तो क्या है ये? ट्रांसलेशन। ठीक है, इस रोलर को मैं अपनी जगह पे घुमाता रहूं, अपनी जगह पे घुमाता रहूं, रोटेशन अपनी जगह पे है। और मैं मान लो रोटेशन करके इधर भी लेके जाऊं, तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों मिल गए हैं। टायर चल रहा होता है ना, टायर चल रहा होता है ना। तो रोटेशन को और ट्रांसलेशन को मैं मिला दूं तो क्या होगा? ये घूमते घूमते आगे जाएगा। अरे जाएगा नहीं जाएगा? प्रैक्टिकल सोचो। ये है रोलिंग मोशन, रोल कर रहा है ना इसके ऊपर। अरे बचपन में उन्होंने देखा वो टायर चलाते हैं साइकिल वाले, रोलिंग ही तो है वो। और वो क्या, देखो रोज गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी चलती, बाइक चलती तो रोज देखी आप लोगों ने, रोलिंग मोशन। ठीक है, तो जब रोल करेगा तब वो चीज होगी। रोलिंग मोशन के डिटेल में जाएंगे नहीं, वो जाएंगे रोटेशनल में, अलग से है रोटेशनल मोशन। ठीक है, जब रोलिंग मोशन होगा तो रोलिंग फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी म्यू आर इंटू नॉर्मल रिएक्शन। जो भी कोफिशिएंट दे उससे मल्टीप्लाई कर देना। ये क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। ठीक है, छाप लो फटाफट, यही है बस।
अच्छा एक छोटी सी बात और है, एक नोट और है कि जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा काइनेटिक से बड़ा होता है, वो इससे रोलिंग से बड़ा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी पूछ लेता है बाई चांस। अरे ये प्योर रोलिंग का केस है ना, सिर्फ रोल होगा तो रोलिंग फ्रिक्शन चलेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ट्रांसलेशन में आएगा ना, प्योर ट्रांसलेशन मोशन में, प्योर रोलिंग मोशन में ही आएगा। नोट वाला है कि जनरली प्रैक्टिकली देखा गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट और काइनेटिक का कोफिशिएंट और रोलिंग फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन ऐसा आया कि ज्यादा ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा फोर्स हो रहा है उसके बारे में और बात कर लेते हैं, डिटेल तो आगे बहुत बड़ी है उसकी। स्प्रिंग फोर्स, हल्का सा हिंट दे देता हूं इसके बारे में भी। स्प्रिंग देखा है, नाम सुना है, सर बहुत इतना ही चाहिए बस मेरे को। ठीक है, मान लो कि ये कोई स्प्रिंग है, ये कोई ब्लॉक मान लो पहले तो, ठीक है, और यहाँ पर कोई स्प्रिंग है, ब्लॉक नहीं लगाता हूँ, तुम पहले कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ये कोई स्प्रिंग ही मान लो तुम तो, इस तरह कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे करके से खींच सकते हैं अपन, खींच सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है एकदम खींचे रहेंगे अपन, हमें जोर लगाना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। जैसे छोड़ेंगे तुरंत आएगी, तुरंत आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग ने इस चीज का विरोध जरूर किया है। हमने जब उसको खींचा, स्प्रिंग ने इस चीज का विरोध किया ही है, किया है नहीं किया है। मान लो मैं इसको इस तरफ में कोई भी फोर्स लगाता हूं, एफ फोर्स लगाया, और यहां पर कोई सपोज मैंने एफ फोर्स लगाया, स्प्रिंग क्या करेगी, इसका विरोध करेगी, अपोज करेगी इसका, और इसका अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यही काम आप स्प्रिंग को दबा के करो, स्प्रिंग को दबाओ, कंप्रेस करो, छोड़ो, वापस अपनी जगह पे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो जैसे उसको दबाएंगे अपन, तो फिर अपने अंदर क्या कर लेगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर लेगी अंदर अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आप छोड़ोगे वापस अपनी जगह पे, वो अपनी वापस अपनी पोजीशन रिटेन कर लेगी, अगर आइडियल स्प्रिंग है तो। ठीक है, वरना तुम बोलते नहीं सर हमारे पास, हमने ऐसे स्प्रिंग देखी है जिसको हमने खींचा तो खींची रह गई। शेप खराब नहीं करनी, स्प्रिंग इतना फोर्स भी नहीं लगाना है कि स्प्रिंग स्प्रिंग ना रहे, बीच में वायर बन जाए। समझ पा रहे हो, स्प्रिंग स्प्रिंग रहनी चाहिए। स्प्रिंग स्प्रिंग कब रहेगी, जब ये अपनी पूरी कोइल है ना, कोइल, कोइल की डायमीटर हमेशा कांस्टेंट रहे, ऐसा कुछ रहे, तब तो स्प्रिंग स्प्रिंग है। इसको खींच इतना दिया, बीच में से ऐसे हो गया, तो स्प्रिंग थोड़ी है। ऐसे खींच, इतना खींच सकते हैं ना अपन स्प्रिंग को, इतना ज्यादा, वो छोटी छोटी नहीं आती स्प्रिंग, पतली पतली स्प्रिंग्स, छोटे छोटे स्प्रिंग, हाँ पेन वाले स्प्रिंग्स मान ले, खींच दो उसको, नहीं आएगी वापस, वो नहीं आएगी, उसको मटेरियल खराब कर दिया आपने, स्प्रिंग स्प्रिंग रही नहीं ना वो, तो उसके अंदर तो नहीं है रिस्टोरिंग फोर्स, था बेचारी के अंदर, तुमने छोड़ा नहीं कुछ उसका, है ना। तो अगर वो स्प्रिंग स्प्रिंग है तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर फोर्स पुलिंग नेचर का है, अगर फोर्स पुलिंग नेचर का है, स्प्रिंग के अंदर फोर्स कंप्रेसिव नेचर का आएगा, कंप्रेसिव नेचर का आएगा, क्योंकि स्प्रिंग भी अपना इनएक्सटेंसिबल नेचर शो करती है। ठीक है, अपनी शेप को वापस रीगेन करने की कोशिश करती है हमेशा, इसकी भी अपनी एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जब मैंने इधर की तरफ फोर्स लगाया तो स्प्रिंग में इधर फोर्स आएगा, इधर फोर्स आएगा, ठीक बात है, अच्छी बात है। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, स्प्रिंग की लेंथ लंबी हो रही होगी, है ना भाई, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ रही होगी, और कंप्रेस करूंगा तो स्प्रिंग की लेंथ कम हो रही होगी, है ना। तो या तो बोल सकते हैं इसको इलोंगेशन, खींचने को, और बंद होने को क्या कह सकते हैं, कंप्रेशन, कंप्रेसिव लेंथ, इलोंगेशन लेंथ, है ना। तो सपोज मैंने इसको खींचकर इसको एक्स लेंथ पे खींच दिया, ये एक्स खींच दिया, एक्स खींच दिया,
ठीक है, तो जब इसको छोड़ूंगा, तो वापस आना चाहिए अपनी पोजीशन पे। ए भी एक्स कवर करेगा, ठीक है। तो अब स्प्रिंग फोर्स बताने का समय आ गया। स्प्रिंग फोर्स होता है के इंटू, जहां पर के क्या होता है, के स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या होता है, फिक्स होता है हर स्प्रिंग का, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। हर स्प्रिंग का अलग अलग होगा, दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर। इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, ये न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट। एक जगह नाम आया था स्प्रिंग कांस्टेंट का, तुम्हें याद हो तो? कहाँ आया था? डायमेंशंस में बताया था मैंने, है ना। रूट के बाई एम स्प्रिंग लगाई थी स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो ये फोर्स इधर आना चाहिए कितने का, के एक्स का। ये फोर्स इधर आना चाहिए कितने का, के एक्स का, ठीक है। मान लो अगर स्प्रिंग को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, सपोज स्प्रिंग को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में एफ से, इस डायरेक्शन में एफ से, स्प्रिंग में क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, इस डायरेक्शन में के एक्स, डायरेक्शन में के एक्स, ठीक है। टेंशन जैसा एक है कुछ, अरे टेंशन जैसा कुछ नहीं है क्या? टेंशन में क्या हो रहा था, खींच रहे थे, अपोजिट में आ रहा था, बट स्प्रिंग का खेल ये था कि सिर्फ और सिर्फ इस तरह का था स्प्रिंग के अंदर, सॉरी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ यही था, कंप्रेसिव नेचर था सिर्फ अंदर, यहां दोनों है। हाँ, डिपेंड करेगा कि हम फोर्स कैसा लगा रहे हैं, स्प्रिंग के फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हमेशा इस तरह की थी, है ना, दोनों अंदर की तरफ। ब्लॉक के लिए पुलिंग, स्प्रिंग के लिए कंप्रेसिव, सॉरी स्ट्रिंग के लिए कंप्रेसिव, इस तरह की थी। तो यहां दोनों बदल रही है। एफ की वैल्यू हमेशा के एक्स, वेयर एक्स इज द स्प्रिंग डिफॉर्मेशन, बोल दो डिफॉर्मेशन, इलोंगेशन, कंप्रेशन, ठीक है, इन स्प्रिंग, और कुछ नहीं है, ठीक है। इस फोर्स को एक तरीके से क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं भैया। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों बोल रहे हैं इसको? छाप लो ये फॉर्मूला में फोर्स स्प्रिंग का, स्प्रिंग फोर्स इतना होगा, अगर यहां मैं एफ लगाऊंगा तो स्प्रिंग इतना ही लगाएगी वापस। ये स्प्रिंग फोर्स ऐसे लिखते हैं, अलग से लिख लो, चलो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तब इक्वल होगा, समझ रहे हो तुम? फोर्स हो गया खत्म। इक्विलिब्रियम में तो लगाएगी, इक्विलिब्रियम में नहीं है तो खिंच जाएगी, और जितना खींचेगी उसको एक्स के से मल्टीप्लाई कर दो, वो के एक्स हो जाएगा। वो केसेस पर डिपेंड करेगा, बट सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो उतना ही लगाएगी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, फोर्सेस आपस में कैंसिल आ रहे होंगे, आएगा भी इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम पढ़ने वाला अगला लगाओ इक्विलिब्रियम कंडीशन। लगाओ इक्विलिब्रियम,
छापा, लगाओ इक्विलिब्रियम लगाओ। कभी तो गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, अजीब सा मौसम नहीं है भाई? हैं? इक्विलिब्रियम ऐसे नहीं लिखते, पूरी स्पेलिंग लिखना AQUILIBRIUM ऐसे करके कुछ होती है इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन? देखो, कोई भी बॉडी अपने परफेक्ट इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब उस पर लगाए गए सारे के सारे नेट फोर्स जीरो हो और उस पर लगे हुए सारे नेट मोमेंट जीरो हो। मोमेंट क्या होता है अभी तुम्हें पता नहीं है, ठीक है? तुम बेसिक एग्जांपल ले सकते हो, मोमेंट का रोटेशन मान लो, एक तरीके से रोटेशन समझ लो तुम उसका, ठीक है? जब कोई बॉडी के ऊपर क्या हो जाए, नेट फोर्स व्हेन एफ नेट बराबर जीरो, या समेशन ऑफ एफ बोल सकते हैं, एंड समेशन ऑफ पूरा के पूरा मोमेंट जो है वो जीरो हो जाए, तो बॉडी को क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट इक्विलिब्रियम में है वो। दो चीज चेक करनी है हमें, दो चीजें चेक करनी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। किसके अंदर है? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है? मान लो कोई केस ले लेते हैं पहला। सपोज ये तो हमारे पास जीरो हो गया, ये हमारे पास जीरो नहीं हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? इसके अंदर फोर्स इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन कंप्लीट इक्विलिब्रियम इसके पास नहीं है। कोई बोले कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्या? बोले नहीं। फोर्स इक्विलिब्रियम है क्या? बिल्कुल है। समझे क्या है ना? तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, लेकिन इसके पास फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, बट बॉडी इज नॉट इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, ठीक है? इक्विलिब्रियम मतलब एकदम स्टेबल कंडीशन, हिलेगी नहीं, रिलेशन होगा नहीं कुछ किसी भी तरीके का। मान लो कि अगर ये जीरो हो जाए और ये नॉन जीरो हो जाए, सॉरी ये नॉन जीरो हो जाए और ये जीरो हो जाए, तब क्या होगा? बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्या? है। कौन से? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना? और फोर्स इक्विलिब्रियम में है क्या? बोले नहीं है, ठीक है? तो क्या बोल सकते हैं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो है इसके अंदर, तो ये तो है, लेकिन जो फोर्स वाले इक्विलिब्रियम है वो नहीं है इसके अंदर, बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है? ये वर्ड्स आएंगे कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड टेंशन, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ये कर दो, इस तरह के शब्द आएंगे। तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देख लो पहले, मोमेंट है तो क्या कहीं ना कहीं कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अच्छा, कंप्लीट बोलेगा नहीं, सीधा बोलेगा बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तुम्हें पता होना चाहिए कि सारे के सारे मोमेंट जीरो होने चाहिए, सारे के सारे मोमेंट जीरो होने चाहिए, सारे के सारे फोर्स जीरो होने चाहिए। ये दोनों जब जीरो हो जाएंगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो जो गिवन कंडीशन होगी, ये दिख रही है ना 4-5 लाइनें, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन निपटाएगी ये चीज। तुम्हें लगेगा भी नहीं कि कब मोमेंट जीरो कर दिया और कब फोर्स जीरो कर दिया सारे, ठीक है? अच्छा, ये नेट जीरो करने का मतलब क्या है? सारे फोर्स लिख लो किसी भी बॉडी पे, सारे फोर्स लिख दो। अच्छा, लिखने के बाद क्या करो? अगर रिजोल्व हो सकते हैं तो एक्स में और वाई में उनका रिजोल्व कर लो, कंपोनेंट ले लो उनके। अरे एक्स में और वाई में उनके कंपोनेंट ले लो। कंपोनेंट लेने आते हैं? कंपोनेंट लेने आते हैं? जिस डायरेक्शन के साथ थीटा कौन बनाए? कोस थीटा। वर्टिकल में साइन थीटा, तो उनके क्या कर लो? कंपोनेंट ले लो। कंपोनेंट लेने के बाद क्या करो? एक्स को जीरो कर दो, वाई को जीरो कर दो सेपरेटली, या क्या करो? फोर्स के वेक्टर लिख लो, सबको जोड़कर बराबर जीरो कर दो। यही होगा। इनमें से कोई अननोन होगा वो निकल जाएगा, एक तो अननोन हो गई, वो क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे हम, ठीक है? अब मान लो कोई कंडीशन ऐसी आ जाए जब समेशन ऑफ फोर्स है वो भी जीरो ना हो और समेशन ऑफ मोमेंट है वो भी जीरो ना हो, इसका मतलब बॉडी किस में नहीं है? इक्विलिब्रियम में नहीं है, नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है? समझ में आ रही चीज, ठीक है? छापो, यही है बस, इक्विलिब्रियम है क्या? एनएलएम की थ्योरी तो बहुत आसान है, अरे क्लियर है कि इसमें समझने वाली कुछ खास चीज नहीं है,
इतनी सी बात है, अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम उस बॉडी के पास है तो नेट फोर्स और नेट मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0, दैट्स इट, बस इतना सा है। ये तो बस थोड़ा लिखवा दिया मैंने। मोमेंट आया इसलिए नहीं क्योंकि मोमेंट पढ़ाया नहीं अभी तक। मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रोटेशन टॉर्क वॉर्क निकलता है ना, वो होता है मोमेंट। क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा ना कैसे लेना है मोमेंट। ठीक है भाई, क्लियर है क्या ये बात? है बहुत आसान बातें हैं तो ठीक है। अब तुम्हारे पास एक छोटा सा टॉपिक, तो टॉपिक है नहीं, उसके बाद तुम्हारे न्यूमेरिकल्स का सिलसिला स्टार्ट होने वाला है बस। फिर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल में चलेगी क्लास, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स और कुछ नहीं। बीच में आएगी थ्योरी, 4-5 दिन बाद आएगी, जबरदस्ती आएगी। लिख लिया है, क्या लिखना है जल्दी से लिखो ना, इसमें है ही कुछ नहीं, मैंने फालतू बोर्ड भर दिया, है ही कुछ नहीं इसमें। तो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स कुछ नहीं है, चेंज इन मोमेंटम है, फोर्स इनटू टाइम, खत्म। इतना क्या सोचते हो, दिमाग क्यों लगाते हो इतना, है ही नहीं जब कुछ। इम्पल्स है ही कुछ नहीं, एफ डी टी, बस ये इम्पल्स है। तो ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम। कुछ चीज एक लाइन की, उसको क्या करना बता ना, क्या समझ में इसमें, क्या समझना क्या इसमें से? एफ डी टी, फोर्स टाइम का प्रोडक्ट, ठीक है। अगला लगाओ फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी, लगाओ फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी। फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी, रुको तो सही। फ्री बॉडी डायग्राम, इसको बोलूंगा बार बार एफबीडी, ठीक है। क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो बहुत सारी बॉडीज है, एक दूसरे के ऊपर रखी होंगी, कांटेक्ट में रखी होंगी, बहुत सारे फोर्स लग रखे होंगे उनके ऊपर। तो क्या करना है, जिस भी बॉडी का फोर्स निकालना है हमें, या किसी भी बॉडी को हमें डिस्कस करना है, उसको पूरे सिस्टम से फ्री कर दो, अलग से उठा के साइड में रख लो, अलग से उठा के साइड में रख लो, और उसके ऊपर सारे के सारे फोर्स जितने भी लग रहे हैं, उसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, उन फोर्सेस को विद डायरेक्शन ड्रॉ कर दो। समझ मेरी बात? क्या करना है, कोई सिस्टम होगा, उसमें बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, सिस्टम के अंदर, है ना। उन ऑब्जेक्ट्स में से जिस भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है, उसको उठा के फ्री कर दो, इरिस्पेक्टिव को कहाँ रखा है, क्या हो रहा है उसके साथ, साइड में उठा के साइड में बना दो, ड्रॉ कर दो, कि जैसे ब्लॉक है, अभी बनाएंगे कैसे, ठीक है, उसको ड्रॉ कर देंगे। उसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे होंगे, उसके ऊपर जितने फोर्स लग रहे होंगे, ना कि वो किसी पे लगा रहा है वो नहीं लिखेंगे ना, उस पर जितने फोर्स लग रहे होंगे ना, वो ड्रॉ करते हैं। और जिस डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, डायग्राम होता है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। लिखो, 1-2 लाइन लिखते हैं फिर करते हैं, लिखो। देखो in FBD we draw all the force exerted on a body, all the forces, all the external forces, all the external forces exerted on a body, exerted on a body, called free body diagram, called free body diagram, फ्री बॉडी डायग्राम। अगली लाइन में लिखो, नोट लगा के लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज है। इन अ फ्री बॉडी डायग्राम वी डू नॉट ड्रॉ फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी। इन अ फ्री बॉडी डायग्राम वी डू नॉट ड्रॉ
फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी। हम कितना लगा रहे हैं वो नहीं लिखेंगे, हम पर कितना लग रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब एफबीडी सिखाता हूं कैसे बनती है। बहुत एकदम बेसिक एग्जांपल, एकदम बेसिक एग्जांपल, धीरे धीरे सीखो। ये कोई है सरफेस, इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है, ये रहा, ठीक है, ये एम मास का, ठीक है। इसकी बनानी है एफबीडी, इसकी बनानी है एफबीडी। इसको उठाओ साइड में रखो, कोई तो अकेला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठाया साइड में रखा, इस पे ये चेक करो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स तो इस पे वेट लग रहा है, एक फोर्स तो इस पे वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg। एक फोर्स ये सरफेस इसको ऊपर की तरफ दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बन गई इसकी एफबीडी। बस यही एफबीडी है, अरे यही एफबीडी भाई, ठीक है, समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि इस तरह से कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये कोई एंगल थीटा है, ये कोई एम है, ठीक है। इसको बनाना है, ये जैसा है ना वैसा का वैसा उठा के इसको साइड में लेके आ जाओ, जैसा है वैसा का वैसा उठा के इसको साइड में लेके आ जाओ। इस साइड में लेके आ गए, इसको लेके आ गए, इसमें फोर्स लग रहे हैं, एक तो वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा क्या होती है, कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर, नॉर्मल कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर। तो इस डायग्राम ने हमें क्या बताया, दोनों फोर्सेस के बारे में बता दिया, बता दिया, ठीक है। तो एग्जांपल ले लो, मान लो ये कोई m है और यहां पर कोई म्यू लगा हुआ है, ठीक है। ये कोई सरफेस है, इस पर हमें फोर्स बताने, तो इसको वापस साइड में लेके आ जाओ। इधर कोई फोर्स लगाया अपन ने, कोई है बाहर से फोर्स लगाया, ठीक है। नीचे की तरफ क्या आएगा, mg, इधर क्या आएगा, f आएगा। हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर आएगा, फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, फ्रिक्शन इधर की तरफ आएगा यहाँ। अब यहाँ बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना यहाँ रहा हूं मैं जानबूझ के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना आएगा फ्रिक्शन, कुछ भी आएगा, हमें मतलब नहीं है, क्या, म्यू इनटू एनआर। बन गए सारे फोर्सेस, अरे बन गए सारे फोर्सेस। हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स को ड्रॉ कर रहे हैं विद देयर डायरेक्शन। ये इसकी एफबीडी हो गई, इसकी एफबीडी हो गई, इसकी एफबीडी हो गई। कितना भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ जाए, कितना भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, हम उसके एफबीडी बना के सारे फोर्सेस की डायरेक्शन दिखा सकते हैं और क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं तुरंत में, सेपरेटली। फर्क नहीं पड़ता वो किससे जुड़ा हुआ है, क्या हो रहा है उसके साथ ना, अलग अलग सेपरेटली। कैसे, एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, ये है, ये कोई स्फेयर है, मास m है इसके पास, इसकी एफबीडी बनानी है हमें, बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं क्या, कैसे बनाएंगे, साइड में लेके जाएंगे इसको पहले। अच्छा, बार बार नहीं ले जाएंगे साइड में, हम इसी डायग्राम में बना सकते हैं सब कुछ, तो हमें पता है साइड में ले जाके वही बनेगा। पेपर में से थोड़े बार बार साइड में लेके जाएंगे, बहुत ज्यादा ब्लॉक्स हो, 10-20 ब्लॉक, 5-6 ब्लॉक रखे हो ऊपर नीचे, तब तो साइड में ले जाके बनाओ। एक ही सिस्टम हो तो उसके अंदर भी बना सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैं अभी बनाने वाला हूँ, यहाँ सेंटर से लगे नीचे की तरफ mg, ठीक है। ये सरफेस है, कॉन्टेक्ट हो रहा है, यहाँ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये सरफेस है, कॉन्टेक्ट है, यहाँ लगेगा फिर नॉर्मल रिएक्शन। बन गए तीनों फोर्स, बन गए तीनों फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स किसमें लग रहा है, लगा तो दिया फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। बनाओ ये बना दो सिस्टम सारा। अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है ना, ठीक है। इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, किसी भी चीज की एफबीडी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एफबीडी। अरे एफबीडी बना लोगे क्या, नहीं बना पाओगे, अभी तो बनाएंगे, रुक जाओ तुम थोड़ी देर में, अरे एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनती, सारा खेल खत्म हो जाता है।
एफबीडी मतलब सारे फोर्स बना के दिखा दो, काम खत्म, सारा काम खत्म। इम्पल्स होता क्या है ये, इम्पल्स क्या होता है ये, इम्पल्स सिंपल सा एक बात बताऊं क्या, एक फोर्स का टाइम के साथ इफेक्ट देख सकते हैं, वो होता है ये, ठीक है। एफबीडी क्यों बनाते हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर हमें अगर कोई भी फोर्स को देखना है तो एक सबसे बढ़िया तरीका है कि वो एफबीडी, उसकी एफबीडी बना ली जाए। फर्स्ट में मैं बना देता हूँ, कहाँ इसमें, स्मूथ कर दे यार। और फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, पहली बात तो ये भी है, ठीक है। उसको होने के लिए पहले एक्सटर्नल फोर्स भी तो होना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स कब आता है, रिलेटिव मोशन हो, उसके लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं यहाँ स्मूथ ना भी करूँ ना तो भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा ना। बनाया क्या, चले आगे। इसको सेंटर से गुजारना रे, दोनों नॉर्मल रिएक्शन को सेंटर से गुजारना। आज काइनेटिक एंड रोटेशन फ्रिक्शन के फॉर्मूले लिखवाए थे, वो मैक्सिमम के थे क्या, वो मैक्सिमम नहीं है, वो तो बस चलते जाएंगे, वो तो वैल्यू फिक्स होते हैं, उनकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो बॉडी चलेगी तो वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी हमेशा। हाँ बहुत ज्यादा अलग से केस आता है जब थोड़ा चेंज होते हैं वो हायर लेवल पे, तुम्हारे तो मेरे हिसाब से लगता नहीं है। बियरिंग्स के अंदर कुछ होता है कि फ्रिक्शन स्पीड के साथ बदल जाता है, स्पीड के साथ कम ज्यादा हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन, पर तुम्हारे नहीं है वो सिलेबस में, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन करें क्या, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉर्मल रिएक्शन एक्सेलरेशन निकालो फटाफट। हाँ है, पर वो है नहीं अभी, नीट वीट के सिलेबस में उसका डिस्कशन करते नहीं है, बहुत ज्यादा स्पीड पे कर देता है। 110, 102। हाँ भाई, नॉर्मल रिएक्शन कितनी आई, 100 न्यूटन आएगी, क्यों, 10 से मल्टीप्लाई, नीचे वेट लगेगा, तो वेट लगेगा नीचे की तरफ, तो कितना आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ mg, ऊपर कितना आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ गई, तो ठीक है। टोटल फोर्स कितना लग रहा है 20, तो फोर्स बराबर ma, ये कितना है 20, ये कितना है 10, ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करो। हाँ मास हमेशा, मास की तो फंडामेंटल केजी में है ना अपने पास, मास की तो यूनिट केजी में है। एसआई में लेने सारे आंसर, ग्राम में दिए हुए हो तो उसमें लेना है।
केजी में बदलना है उसको। सीजीएस में कोई डीलिंग नहीं होगी भाई। आया आंसर? कितना आया? 50 आया नॉर्मल रिएक्शन। कितना नॉर्मल रिएक्शन? कितना आया? कितना आया? 50 और 8/5 58/5 नॉर्मल रिएक्शन करा था भाई सबका। तुम ये देखो, ये ब्लॉक नीचे कितना लगाएगा उतना ही तो वापस मिलेगा इसको। आ जाओ देखते हैं। हाँ ये है आदमी सही। 5 केजी है, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है यहाँ 10 केजी का, 10 न्यूटन का, सॉरी 10 न्यूटन का। नीचे कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। ये 37 है। इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 10 cos 37। अरे 10 cos 37 नहीं आएगा हैं? cos 37 कितना होता है? 4/5 4/5 कटेगा 8 आ जाएगा। 8 तो इसको आगे लेके जा रहा है, ठीक है। और ऊपर कितना आ रहा है? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां नीचे 50 वेट था, 6 उसको कम कर दिया हमने। अरे 6 कम कर दिया तो नीचे टोटल कितना लगेगा? 44। नॉर्मल रिएक्शन देख लो, ऊपर की तरफ आएगी। नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी? 50 - 6 = 44 न्यूटन। नेट नीचे जो बचेगा वही तो बचेगी नॉर्मल रिएक्शन। ये ब्लॉक नेट जितना इस सरफेस पे लगाएगा उतना तो वापस मिलेगा। नेट इसने कितना लगाया नीचे? 44 लगाया, उतना उसको वापस मिल गया, है ना। अब एक्सेलरेशन की बारी आती है। नेट फोर्स उधर कितना है? 8 = m में a की वैल्यू कितनी आ गई? 8/5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आया? ये कम क्यों हो गई? कम क्यों हो गई है? क्योंकि नेट नीचे जो बचेगा वो नॉर्मल रिएक्शन है। नेट नीचे जो बचेगा वो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। करो अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ पा रहे हो क्या तुम ये बात? अरे समझ पा रहे हो क्या? ढीली डाले क्या बैठे यार, तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो और एनएलएम के क्वेश्चन कर रहे हो, सुनने बैठे हो, मेरे को मजे नहीं आ रहे। निकालो अगला करो। जरा नॉर्मल रिएक्शन आई 87 आ रही है सबकी? एक सौ सोलह, हाँ 116 116। हाँ पढ़ लिया मैंने, ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी, 100 से ज्यादा आएगी, 100 से ज्यादा आएगी। एफडी बनाओ फटाफट। हाँ 112, हाँ भाई इसकी 112 आ रही। देखो आ जाओ, करे क्या? ट्राई करो तुम लोग,
कितना आ रही है? 85 आ रही है। कम क्यों कर रहा है? टोटल नेट फोर्स नीचे देख ले कितना है। ये ब्लॉक अपने पास, इधर फोर्स लगा रखा है, इधर फोर्स लगा रखा है, कितने का? 20 का। ये कितना है? 53। तो दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इधर आएगा, एक नीचे आएगा। दो कंपोनेंट आएंगे ना इसके। ये तो 20 है, ये हॉरिजॉन्टल से इतना बना रहा है तो यहाँ 53 बनाएगा। और क्या होगा? अरे समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट आएंगे, चाहे तो ऐसे बना लो इसको, यहाँ ये कर लो, इसको ऐसे बना लो चाहे तो। ये 53, ये 53, ये कितना आ गया? ये 20 cos 53। तो 20 cos 53 तो इसको आगे लेके जाएगा, और 20 sin 53 है ना, वो डाउनवर्ड फोर्स आएगा, वो डाउनवर्ड फोर्स आएगा। ठीक है, तो नेट डाउनवर्ड कितना बच जाएगा? नेट एक तो नीचे की तरफ अपने पास 100 आई है, और इसका कंपोनेंट और बचेगा। sin 53 कितना होता है? 4/5, 4/5, 5 से काटेंगे इसको 16, तो 16, ये 16 बच गया नीचे। तो नीचे 116 है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितनी मिलेगी? 116। नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 100 प्लस 20 sin 53 एंड दैट इज इक्वल टू 116 न्यूटन। ठीक है, इसको चलाएगा कौन? ये चलाएगा कौन? ये। तो इसके बाद नेट फोर्स कितना है चलाने के लिए? नेट फोर्स कितना है चलाने के लिए? तो बोलो यार, बोलेगा नहीं कोई। 20 cos, हाँ, 20 cos। एक्सटर्नल कितना लग रहा है? 20 cos 53 बराबर एम में। इसकी वैल्यू कितनी है cos 53 की? 3/5, 12, 12, 12/10 एक्सेलरेशन आ जाएगी। अरे 12 है ना टोटल, 12 नहीं आएगा क्या? 12 इज इक्वल टू 10 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/10, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट है। 112 112 क्यों आया भाई तुम्हारा? 112 का तो खेल ही नहीं है। मैंने फोर्स को नेगेटिव में लेकर कैसे भी किया हो, ये सही है अभी तक तो लग रहा है मुझे। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने तुम्हें 1000 बार कही है, एनएलएम में क्वेश्चन हजारों हैं, हजारों। मेरे को किसी स्टेज पे खड़ा कर दो, चाहे मेरे को छोड़ो, किसी भी टीचर को बोलने लगे ना, लिखाने लगे, वो लगातार बिना रुके 1000 क्वेश्चन लिखा सकता है। इतने क्वेश्चन है इसमें, कमी नहीं है क्वेश्चन की। क्वेश्चन ज्यादा इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि तुम हर क्वेश्चन में सीखो कुछ ना कुछ। अब क्वेश्चन में क्या सीखने को मिल रहा है? क्या सीखने को मिल रहा है? डाउनवर्ड नेट फोर्स देखना ही देखना है, और उसको आगे कौन बढ़ा रहा है वो फोर्स देखना है, देखना है। ठीक है, ये दो चीजें तो दिमाग में घुसा के रखो कि ये दो चीज देखनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन करने जरूरी है। क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए तो कुछ नहीं करना, 10 फोर्स लगा दो, 5 ब्लॉक रख दो, हो गया हार्ड। तुम्हें ये पता है ना क्वेश्चन क्रैक कैसे होगा, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्रैक करने का तरीका पता चलना चाहिए ना। ठीक है, मेरे थोड़ी गलती हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भैया, आ जाओ।
गलती नहीं करनी, एपीडी बनानी है। एक सौ छह नॉर्मल रिएक्शन 106 है क्या सबकी? अरे नॉर्मल रिएक्शन 106 है क्या? एक सौ छह है क्या? और एक्सेलरेशन इसको रिजोल्व कर लिया? एक सौ छह एक्सेलरेशन एक सौ चार, ये 104 निकाल रहा है, दुनिया 106 निकाल रही है। किसका गलत किसका सही वो भी लिख लेते हैं भाई, 104 पे लिख लेते हैं। आ जाओ करे क्या, आ जाओ अब तक आ जाओ। 0.6 एक्सेलरेशन 0.6 देखते हैं, आ जाओ कहानी देखते हैं क्या हो रही है। एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा? बोलते नहीं हो तुम। ये नीचे लग रहा है, ये कंपोनेंट तो ये है इसके, इसका कंपोनेंट क्या है? ये इसके कंपोनेंट, ठीक है। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स देख लो, इस पे क्या क्या लग रहा है। ये 37 37, इसका कंपोनेंट नीचे आएगा कितना? 20 साइन 37 आएगा। इसका ऊपर जाएगा कितना? 10 साइन 53, ठीक है। तो ये ब्लॉक साइड में बना लो। इस पे नेट ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर तो क्या ही आ रहा है, इधर आ रहा है ऊपर। ऊपर क्या आ रहा है? 10 साइन 53। नीचे क्या आ रहा है? 20 साइन 53। और क्या आ रहा है? 100 बचेगा और नेट क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन। अरे ये सिंपल तो कर रहा हूं काम, सारे वर्टिकल फोर्स लिख लिए मैंने तो। 37 है ना, 37 नेट फोर्स लिख लिए। अब इधर की डायरेक्शन में लिख लो, हॉरिजॉन्टल में। इधर कितना आ रहा है? एक तो आ रहा है ये कितना? 10 cos 53। एक आ रहा है ऊपर वाला कितना? 20 cos 53 है ना। ऊपर कितना आ रहा है? प्लस कितना आ रहा है? cos 37। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 100 प्लस 20 cos 37 माइनस 10 साइन 53। कितना होता है देखो? cos 37 4/5, 5 से 5 कटेगा, 4 बचेगा, 12 आएगा। 112 हो गया, 112 हो गया। 20 sin 37 क्या करो? sin 37 होगा, cos 37 नहीं होगा। अच्छा यहाँ साइन लिखो क्या? हाँ हाँ, तो 20 साइन 37 मतलब 3/5, 5 से 5 कटेगा 12, 12 सही बोल रहा हूँ फिर मैं, ठीक है। तो कितना जाएगा? 12 112, और यहाँ साइन 53 मतलब 4/5 कटेगा 2 8, तो 12 में से 8 गए 4, 104। ये क्या गलती कर रहे हो तुम रे? 104 सही है भाई, क्या गलती कर रहे हो 106 वाली हैं? तुम इसकी वैल्यू क्या ले रहे हो? 3/5, 3/5 ले रहे हो इसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये वाला फोर्स काम में आएगा, तो फोर्स बराबर कितना आ जाएगा? 20 cos 37, cos 37 मतलब
4/5, 5 से 5 कटेगा 4, 12 प्लस इधर cos 53 मतलब 3/5, 5 से 5 कटेगा 6 मतलब 18, 18 विल बी इक्वल टू 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.8। क्लियर है? क्लियर है? साइन की वैल्यू गलत ले ली, मेरा सही है, हाँ तुम्हारा सही है भाई, 104 करेक्ट है। इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं करनी इजी क्वेश्चंस में, है ना। काम इतना ही है, कंपोनेंट लेने हैं, वर्टिकल देखने हैं, हॉरिजॉन्टल देखने हैं, काम खत्म बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। फालतू सोचना नहीं है, फालतू कुछ करना नहीं है। गलत है आपका, क्या गलत कर दिया भाई बता। इधर 20 को 37 नहीं आ रहा क्या? 20 को 37 आ रहा है। इधर 10 कोस 53 नहीं आ रहा क्या? आ रहा है। कोस 37 कितना होता है बट 4/5, 4/5, तो 5 से 5 कटेगा 16 आएगा भाई, यहाँ पे सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 16 आएगा, करेक्ट है, 16 आएगा। गलत क्या होता है, कैलकुलेशन है तो कर लो अपने हिसाब से, 2.2 सही है। को 37 में सही से कर लो। चले आगे। तेरे सही थे दोनों। चले चले करोगे अगला क्वेश्चन? तैयार हो गया अगले क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल तैयार हो, ठीक है, तैयार हो तो बहुत बढ़िया बात है। किसी को चाहिए ना इसमें मेरा सिर दुखना चाहिए इस टॉपिक के क्वेश्चंस में, तो किसी भी मोमेंट में कभी भी सिर दुखा सकते हैं भाई इस टॉपिक में, तो बता देना, बुखार चढ़वानी है तो बुखार भी चढ़ जाएगी किसी समय पे तो। लिखो फाइंड टेंशन, लिखो फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन विद वॉल if the system is in equilibrium. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्या कर रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। लिख दो फटाफट, निकालो। ये क्वेश्चन कैसे है? कैसे का क्या मतलब है? एक स्फेयर है जिसका वेट है 10 kg,
ठीक है। और हॉरिजॉन्टल से ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से ले लो, चाहे ऊपर से ले लो, चाहे 53 डिग्री, यहाँ से मत बनाओ, चाहे बना लिया कि तुमने, यहाँ से ले लो चाहे, अरे लिख लिया था क्या 37 डिग्री, कोई नहीं, तो यहाँ 53 लिख देता हूँ मैं। तो ऐसे ही बना रहा है, आपको टेंशन बताना है, नॉर्मल रिएक्शन बतानी है वॉल के साथ। अरे कुछ नहीं है, रस्सी है, सॉरी दीवार है, गोला है, रस्सी से लटका हुआ है, टेंशन बतानी है, ये सिस्टम का ये नॉर्मल रिएक्शन बताना है बस, और करना क्या है, समझ में आई चीज। सबसे पहले बनाओ एफबीडी, जीवन सुखी चाहते हो तो एफबीडी बनाओ। एफबीडी की तो कर रहे हैं क्वेश्चन, और तुमने एफबीडी एक में नहीं बनाई होगी, मेरे को पता है, बिना एफबीडी के चला रखी कहानी, मेरे को पता, जानता हूँ भाई, मैं स्टूडेंट था, मैं भी ऐसे करता था। एफबीडी बनाओगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो एफबीडी में बनाता हूँ, मैं तो बनाऊंगा ही, ठीक है, इसी में बना देता हूँ मैं तो, ठीक है। चलो अलग से बना, हाँ साइड में बना दो, यहाँ बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अपने पास स्फेयर है, स्फेयर का नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, इधर इसको क्या मिलेगा, कोई नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी, अरे इस दीवार से मिलेगी ना नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगी। इससे यहाँ एक रस्सी जुड़ी हुई है ऊपर की तरफ, जिसके अंदर टेंशन है, ऊपर की ओर टेंशन है, वो 53 डिग्री है, तो यहाँ से कितना बना रहा होगा, 7 डिग्री। बोला है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब सारे फोर्सेस बराबर होने चाहिए, नेट फोर्स बराबर होना चाहिए। ये क्लियर समझ में आया, इतना इतना समझ में आया। वेट नीचे की ओर, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, टेंशन ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये सिस्टम आ जाएगा ऐसे, इसका कंपोनेंट आएगा इधर इस डायरेक्शन में कितना, t cos 37, इसका कंपोनेंट ऊपर भी आएगा कितना, t sin 37, ठीक है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या होना चाहिए, सिस्टम सारे फोर्स इक्वल होना चाहिए, तो हम कर सकते हैं क्या, फॉर इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0 और समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में फोर्स बराबर होनी चाहिए, तो ये ऊपर है नीचे है तो ये इसके बराबर होगा तभी 0 होगा, ये इधर है ये इधर है तो ये बराबर इसके होगा तभी 0 होगा, अदरवाइज तो इधर भाग जाएगा, दीवार में घुस जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब अपनी जगह पे रुका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा, एक्सेलरेशन है नहीं इसके पास, अपनी पोजीशन में मेंटेन है, ये मेंटेन है, इसका मतलब ऊपर वाले फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सारे सारे एक दूसरे से कैंसिल हो रहे होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक बात है। तो एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस लिख लो और वाई डायरेक्शन के फोर्सेस लिख लो, तो t cos थीटा cos 37 की जो वैल्यू है वो mg के बराबर, साइन है, सॉरी 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 t sin 37 की वैल्यू mg के बराबर, और t cos 37 की वैल्यू nr के बराबर, t sin है cos cos 37 की वैल्यू nr के बराबर, nr सीधा निकल जाएगा, डिवाइड मार दो, टी कैंसिल क्या बन जाएगा, 1037 की वैल्यू 3/4, तो 3/4 विल बी इक्वल टू mg, mg कितना है 100, तो 100 डिवाइडेड बाई nr कितना आ जाएगा 400/3 न्यूटन, 400/3 न्यूटन। टेंशन और निकालना है, वो सीधा यहीं से निकल जाएगा और डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से 100/sin 37, तो टेंशन विल बी इक्वल टू mg/sin 37, sin 37 विल बी इक्वल टू 3/5, मतलब 500/3 न्यूटन। आंसर आ गया, रैक नहीं आया, करा ना इक्विलिब्रियम से अपन ने, क्या कर रहे हो तुम, क्या 108 निकाल रहे हो, आंसर ये है, क्लियर है, अरे समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं अपन, पिक्चर बन रहे दिमाग में, बस अगला कर देना बस, अभी बस कुछ नहीं कर रहे, सिंपल काम कर रहे हैं, नेट फोर्स 0 कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन से, बस और कुछ नहीं कर रहे। जल्दी छापो, एक क्वेश्चन और करके जाएंगे।
ये बना एफबीडी, एफबीडी में सारे फोर्सेस लिख लिए, ठीक है, उन फोर्सेस को रिजोल्व कर लिया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, फिर वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन नेट फोर्स 0 कर दिया, और जो वाई में थे अपवर्ड डाउनवर्ड इक्वेट कर दिया, एक्स में थे आगे पीछे इक्वेट कर दिया, तो इक्वेशन आई, अननोन्स की वैल्यू निकल गई। दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर सकते हैं, डिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। चलो चले, हाँ अरे यार क्या कर रहे हो, अब थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा कर दो, अब तो क्वेश्चन लिखते के साथ सोचना है कि होगा क्या उसमें, ठीक है, पेस बढ़ा बुद्धि का थोड़ा। मैं करके जाऊंगा क्या, मेरे को तो आते हैं पहले से, मेरे को पहले से नहीं आते गए, मेरे को पहले से आते हैं, मैं करके थोड़ी जाऊंगा, तुम भी करो, है ना, बुद्धि का इस्तेमाल करो, गलत आंसर निकालो, उससे बुरा तो क्या ही करोगे, गलत से बुरा क्या करोगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये भैया क्या है जीवन, ऐसे बोलता है यार ये, कुछ भी ले लो, 60 डिग्री ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखो फाइंड, फाइंड फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शंस with the surface in contact, normal reactions plural है, with the surface in contact, नॉर्मल रिएक्शन तुम्हें पता है, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसा भी लिख लो भाई, तुम गलत करोगे तो, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, कितनी नॉर्मल रिएक्शन दिख रही है, दो दिख रही है, कहाँ कहाँ, एक यहाँ दिख रही है, एक यहाँ दिख रही है, बस एक चीज दिमाग में रखना, सरफेस के परपेंडिकुलर, बस सेंटर से गुजारना उस चीज को, आंसर मिलेगा, मिलेगा भाई, मिलेगा, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी, पहले एबीडी बना दो, एबीडीसी में बना लो, किसी ने सोचा कि नॉर्मल रिएक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन है सेंटर से क्यों जा रही है, हाँ बिल्कुल सही, कोई सर्कल मान ले एक बार तो दूर से ही, सर्कल हो या स्फेयर हो, उसकी टेंजेंट अगर रेडियस से मिलती है तो परपेंडिकुलरली मिलती है, और वो सेंटर से गुजरती है हमेशा, है ना, नहीं बच्चा पूछ लेता है ऐसा कोई, सर ये सेंटर से ना गुजार के ऊपर से गुजार दे तो नॉर्मल सर्कल की प्रॉपर्टी हो तो, है ना, क्योंकि रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर है, हाँ बिल्कुल सही, बहुत सही निकाला, आया आंसर, एफडी बना ली, एफडी बना ली, दिखा, बस इतना हो गया तो आंसर आ गया, फिर बनाई क्या, एफडी दिखा कल बनाएगा,
ठीक है, आ जाओ, बनाए क्या? देखा, हाँ सही। देखो क्या हो रहा है इसके साथ, इसके साथ क्या हो रहा है, एक तो यहां से आएगा मान लो कोई भी n1 आएगा, एक यहां से आएगा कोई यदि लेफ्ट ही काम नहीं होता यार, उधर करना होता ना तब तो काम सही है। उधर ही कर लेते हैं ऐसे, एक ये n2 मान लिया, ठीक है, एक फोर्स और लग रहा है इस पे, ठीक है, बस एंगल्स लेने अपन को, तो एंगल्स देखने क्या क्या होगा। देखो ये 37 है, यहां पर क्या डाल लो, परपेंडिकुलर, ये 37 हो जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये 53 हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा भाई? अरे नहीं हो जाएगा क्या? 37 अल्टरनेट अपोजिट एंगल 37, ये दोनों परपेंडिकुलर 53, थोड़ा साइड में बनाएंगे इसको ऐसा करके, इधर तो सीधा सीधा n2 है, इधर सीधा सीधा mg है, डायरेक्शन बनाने उसकी, वो भी हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन दिख रही है सबको, 53 पे है, अरे 53 पे नहीं दिखा, दिखा ना, अगर इसको हम पीछे खींचो तो 53 पे दिखेगा, अरे यार पीछे खींच लो ना इसको, तो ये तो 90 है ही है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये 37 53 फिर दिख जाएगा, कैसे भी देख लो, है ना, तो यहां से 53 बना रहे हैं, ये क्या आ गया n1, अब वही कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स लो, कंपोनेंट्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा n1 cos 53, ऊपर क्या आएगा sin 53, तो n1 sin 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी mg के इक्वल, और n2 सॉरी n2 मत लिखो, n1 cos 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n2 इक्वल हो जाएगी, ठीक है, कर दी बराबर, n1 की सीधी निकाल सकते हैं, सीधी कैसे निकलेगी, डिवाइड हो जाएगा इसके साथ जाकर, डिवाइड हो जाएगा, कितना है 20, 20 है ना, डिवाइड करोगे cos 53 से 4/5, 25 नहीं आ जाएगा, अरे 25 सॉरी 250 नहीं आ जाएगा, ये 200 है ना 200, तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 50 250 250 न्यूटन, या 250 लिख दो, 250 इंटू cos 53 3/5 इज इक्वल टू n2, काटोगे कितना आ जाएगा 50 150, n2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, ठीक है। एक तरीका और है इसको करने का, लेमी थ्योरम, लेमी कराया नहीं तुम्हें, लेमी बताया ना तुम्हें, लेमी थ्योरम क्या कहती है, 3 फोर्स होने चाहिए, 3 फोर्स होने चाहिए, ये रहा 1 ये रहा 2 ये रहा 3, इन तीनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए, इसका बीच का पता है मुझे 90, इन दोनों का पता है क्या, बिल्कुल पता है, कितना 90 प्लस 37, निकालना नहीं है, साइन लगेगा क्योंकि निकालेंगे नहीं, लिखोगे फिर हटाओगे, इन दोनों के बीच का पता है क्या 90 प्लस 53, तीनों वेक्टर के बीच का फोर्स पता है, सॉरी एंगल पता चल गया अपन को, n1 निकालना है, n1 डिवाइडेड बाई एंगल बिटवीन अदर टू, कितना sin 90 विल बी इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई एंगल बिटवीन अदर टू ये रहे, इनके बीच का एंगल sin 90 प्लस 53 इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई mg ये रहा, एंगल बिटवीन अदर टू कितना आ जाएगा sin 90 प्लस 33, अब n1 निकालना है, तो n1 निकालना है यहाँ से, n1 विल बी इक्वल टू mg की वैल्यू कितनी है 200, sin 90 की वैल्यू 1, डिवाइड करते हैं, sin 90 प्लस 37 कितना होता है cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5 काटोगे फिर 250 आएगा, देखो आया, n2 निकालना, n2 कितना आएगा, ये कितना आएगा cos 53 की वैल्यू कितनी आएगी
3/5, 3/5 ऊपर जाएगा, 4/5 नीचे है, 3/4 बचेगा। अरे 200 ऊपर कितना जाएगा, cos 53, 3/5 और नीचे कितना है 4/5, 5 से 5 घटेगा, ये 50 आएगा, n2 की वैल्यू वही 150 न्यूटन। आ गया क्लियर, ये वापस आ गया। ठीक है, तो लेमी थ्योरम लगा सकते हो, पर बुद्धि का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है उसमें, बस एंगल गलत मत ले लेना। थोड़ी खिचड़ी बन गई है, थोड़ा ढंग से कर लेना। ठीक है, अलग से कर लेना। तो ये तो हमने किया रिजोल्यूशन से, और ये किया लेमी से। लेमी नहीं आती, एक बार फिर बता देता हूं। 3 फोर्स होंगे, 3 होंगे। ठीक है, 3 फोर्सेस के अंदर हमें क्या करना है, तीनों के बीच का एंगल देख लेना है। पहले तो सही देखना है, गलत नहीं देखना, सही देख लेना है। एंगल देखने के बाद कोई पहला फोर्स या कोई भी वेक्टर डिवाइड बाई दो बच गए ना दूसरे दो, उनके बीच का एंगल। जैसे n1 लिया, एंगल लिया, बचे हुए दो के बीच का एंगल और उसका साइन इज इक्वल टू n2। n2 कहाँ है, ये रहा, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ दो के बचे हुए, दो जो बच गए उनके बीच का एंगल, ये दो बच गए उनके बीच का एंगल, साइन 90 + 53। फिर mg डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल के कौन सा, जो बच गए उनके बीच का एंगल, mg का ये रहा, बच कौन गया n1 n2, इनके बीच का एंगल क्या है 90 + 33। जो ले रहे हैं ऊपर एंगल लेना है, बचे हुए जो दूसरे हैं उनके बीच का एंगल और उसका साइन, उन सबको इक्वल कर दो। यह है लेमी थ्योरम। 4 फोर्स पे लेमी नहीं लगेगी, 3 फोर्स पे लगेगी लेमी। फर्स्ट नहीं आया, फर्स्ट क्या है, कौन सा फर्स्ट, ये पहले तरीके में कुछ नहीं किया मैंने, रेजोल्यूशन किया सिर्फ। अरे पागल आदमी, n1 लिखा, n2 लिखा, mg लिखा, इसको इधर रिजोल्व कर दिया, इसको ऊपर रिजोल्व कर दिया, हॉरिजॉन्टल बराबर कर दिया, वर्टिकल बराबर कर दिए, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वही तो है ये। n2 हॉरिजॉन्टल क्यों लग रही है पागल, हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल के परपेंडिकुलर नहीं लगेगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं लगेगी, और ये खुद इसके परपेंडिकुलर है, तो फिर हॉरिजॉन्टल ही होगा, और क्या होगा। छपा छपा। एक क्वेश्चन देता हूं घर के लिए, यार हटा दिया इसको यार, इसी में बना लेता मैं। इन आर्ट्स निकालो, घर पे निकालना। क्वेश्चन समझ गए, अच्छे से बना लेना, एंगल से लिख लेना। ठीक है, कल मिलते हैं अपन, सारे के सारे नॉर्मल रिएक्शन निकालना इक्विलिब्रियम कंडीशन मान के। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो रेजोल्यूशन मेथड से करना, दूसरा लेमी लगा के करना। ठीक है, लेमी नहीं लगे, बाई चांस नहीं लगे, क्योंकि लेमी लगाने में लगते आसान है, लेमी निकालने एंगल निकालने पड़ते हैं बहुत ज्यादा। हालांकि एंगल तो उसमें भी निकालने पड़ते हैं, बट उसमें सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से निकालने, और इसमें तीनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, अलग अलग फर्क है उसके अंदर। हॉरिजॉन्टल का तो सीधा दिख जाता है, आपको पीछे लेके आओ सीधा दिख जाएगा, यहाँ कोई आएगा तो पीछे लेके आओ सीधा दिख जाएगा हॉरिजॉन्टल से एंगल, हॉरिजॉन्टल से एंगल दिख गया, काम खत्म। तो रिजोल्यूशन मेथड आसान है। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय।